हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। हम लोग कैपिटल सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन तक पढ़े थे। अभी पढ़ेंगे लोग डी नंबर कॉल्वेज रिएक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग लैंग्वेज भी याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है नोट्स लिखने के लिए। जितना भी नेम वाला रिएक्शन है ना, उनका आता है नोट्स लिखने के लिए। तो कॉल्वेज रिएक्शन क्या है? व्हेन सोडियम फिनोक्साइड is treated with carbon dioxide at 400 Kelvin under 4 to 7 atmosphere pressure, sodium salicylate is formed which is acidified to get salicylic acid। मतलब अगर हम सोडियम फिनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पर 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर में रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले सोडियम सैलिसाइलेट नामक पदार्थ का निर्माण होगा। फिर जब इसका हम लोग एसिडिफिकेशन कराएंगे, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तब जाके प्राप्त होगा सैलिसाइलिक एसिड, है ना। यहाँ पर लैंग्वेज मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है ना। व्हेन सोडियम फिनोक्साइड, देखिए सोडियम फिनोक्साइड ये है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन को देखिए हम यहाँ से लिखे हुए हैं फिनॉल से। तो फिनॉल को पहले हम किस में चेंज करेंगे? सोडियम फिनोक्साइड में। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH- वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, सोडियम प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। फिर सोडियम फिनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन इस कंडीशन में, तो सोडियम सैलिसाइलेट का निर्माण होगा। एक होता है सैलिसाइलिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, देखिए बेंजीन का रिंग रहेगा, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और यहाँ रहेगा OH ग्रुप। इसको कहा जाता है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। हालांकि इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? इस हिस्से को हम कहेंगे बेंजोइक एसिड, है ना। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर होता है, तो बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के हम लोग बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ये 1 ये 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका आयुर्वेदिक नेम है। लेकिन इसका ओल्ड नेम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। इसको हम लोग ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर H को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग लगा देंगे सोडियम, तो इसको हम कहेंगे सोडियम सैलिसाइलेट, है ना। क्या कहेंगे इसको? सोडियम सैलिसाइलेट। फिर सोडियम सैलिसाइलेट को एसिड के साथ कराया जा रहा है रिएक्शन, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और वापस यहाँ आ जाएगा H, और इस प्रकार से मेरा बन गया। इसको मान लें कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर, तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अर्थात सैलिसाइलिक एसिड। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, माने ये रिएक्शन कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा, इसको हम अभी रफ में समझाएंगे ना, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल को देखिए ये हमारा फिनॉल, हम एक ही एग्जाम्पल में बड़ा सा बनाएंगे। ये बेंजीन का रिंग और यहाँ OH लगा हुआ है, ये हमारा फिनॉल है। जब फिनॉल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे रिएक्शन, तो सोडियम प्लस OH- में टूटेगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो देखिए बॉन्ड को हम हटा देते हैं, है ना, ये बॉन्ड हट गया और यहाँ पर आ जाएगा एक लोन पेयर, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। तो फिनॉल से हमारा H+ क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। H+ को हम बाहर निकाल दिए, ये H+ OH- के साथ वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और सोडियम प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ये सोडियम फिनोक्साइड है। यहाँ पर सारे के सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं। अगला स्टेप में क्या होगा? देखिए अब अगला स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, कार्बन के पास, ये कार्बन के पास शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो देखिए ये एक लोन पेयर ख़त्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, है ना। ये एरो को हटा देते हैं हम लोग, ये एरो को हटा देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास प्लस माइनस पहले से था और प्लस आया, तो ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल। जैसे यहाँ से चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ये सोडियम प्लस यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस नेगेटिव के चक्कर में ऑक्सीजन के पास था, लेकिन ऑक्सीजन से तो नेगेटिव खत्म हो चुका है, सोडियम प्लस देखिए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो इस बॉन्ड को हम लोग हटा देते हैं,
ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर आएगा लोन पेयर और साथ में यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शिफ्ट किए थे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। इस एरो को भी हटा देते हैं, ये एरो को भी हम हटा दिए। देखिए इस कार्बन के पास प्लस माइनस दोनों है, तो चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको भी हटा देते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पर होता है 2 लोन पेयर, यहाँ भी होता है 2 लोन पेयर। अब इन दोनों में से एक बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास, यहाँ भी हम शिफ्ट करा सकते हैं। क्यों ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा, चूँकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो एक बॉन्ड देखिए यहाँ पर मिटा रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ पर मिटा रहे हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। एरो को भी चलिए हटा देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब ये प्लस अटैक करेगा माइनस के पास, ये प्लस कहाँ अटैक करेगा माइनस के पास। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसे मिटा रहे हैं, ये यहाँ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, है ना, और इस कार्बन का प्लस चार्ज और ये यहाँ का माइनस चार्ज दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको और इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। अब ये जो सोडियम प्लस था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको प्लस, इस प्लस को माइनस यहाँ मिल रहा है, सोडियम प्लस यहाँ आ जाएगा, इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना। ये कंपाउंड बनेगा। अब क्या होगा अगला स्टेप में, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट करेगा। जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर क्या आएगा माइनस। लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब ये बॉन्ड हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा हट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, H प्लस बाहर चला गया। और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो फिर यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ फिर से आ जाएगा लोन पेयर। एरो यहाँ भी हटा देते हैं हम लोग, एरो हटा दिए। अब यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों है, देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, यहाँ चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये चार्ज कैंसिल हो गया, है ना। अब H प्लस यहाँ आ जाएगा, देखिए H प्लस यहाँ पर आ गया, इसको भी हटा देते हैं। अब ये एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर ये लोन पेयर हम लोग मिटा दे रहे हैं और फिर देखिए यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना लिया और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा सोडियम सैलिसाइलेट ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बन गया। देखिए यहाँ से यहाँ पर कितना पापड़ बेलने के बाद यहाँ पहुँचा, है ना, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। 12th क्लास में मैकेनिज्म लिखने के लिए अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है जैक बोर्ड में, है ना, लेकिन आप लोग को लगता है कि सर तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखे, इसको लिखे, इसको बना दिए, कैसे बना, है ना। तो भैया कैसे बना इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और जब आप हायर क्लास में जाइएगा तब आपको मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, है ना। किसी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देते हैं ताकि आपको रिएक्शन का होने का कुछ जानकारी रहे, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग, डायरेक्ट ये याद करना आसान है। अगर एग्जाम में आपको मैकेनिज्म आएगा लिखने के लिए तो जितना सारा स्टेप अभी हम यहाँ रफ में समझा रहे थे उसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा। और देखिए हम इसको आपको खाना बनाने के तरीके के आधार पर समझाते हैं, जैसे चाय बनाने का तरीका होता है, आमलेट बनाने का तरीका होता है। अगर आपको आमलेट बनाने का तरीका पूछेगा एग्जाम में तो आपको तरीका याद करके जाना पड़ेगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आमलेट बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो रिएक्शन लिखने के लिए खाली हमको मटेरियल लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको आमलेट बनाने का मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा तो आपको हर स्टेप को याद करना पड़ेगा। पहला स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं। तो एग्जाम में अगर मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है तो आप लोग के लिए बहुत आसानी है, मैकेनिज्म पूछेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, अब इसके साथ एसिड से कराएंगे रिएक्शन, यहाँ से सोडियम प्लस और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर से हमारा OH आ जाएगा और बन जाएगा हमारा सैलिसाइलिक एसिड। तो आपको एग्जाम में आएगा राइट नोट्स ऑन कोल्बेज रिएक्शन, तो अब यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, पूरा ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा आप लोग को, तब आप लोग को मिलेगा 3 नंबर या 4 नंबर जो भी पूछेगा, ठीक है। अगला हमारा रिएक्शन है रीमर टिमन रिएक्शन। अगला रिएक्शन हमारा है रीमर टिमन रिएक्शन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम वाला रिएक्शन है, इसका भी आता है लैंग्वेज एग्जाम में लिखने के लिए। तो क्या है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन एसिडिफाइड। मैंने जब फिनॉल को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की उपस्थिति में,
और फिर जब उसका हम लोग एसिडिफिकेशन कराएंगे तो सैलिसैलिडिहाइड बनेगा। सैलिसैलिक एसिड में जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर वहाँ अल्डिहाइड का ग्रुप लगा देंगे तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसैलिडिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर-टिमर रिएक्शन। देखिए इसका रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है ना। ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल को जब हम लोग क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो पहले ये कंपाउंड बनता है, लेकिन देखिए ब्रैकेट में घेरा हुआ है, मतलब ये बनता है जरूर, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ये अनस्टेबल रिएक्शन सीधे हमारा यहाँ रुकेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते थे, तो आपको थोड़ा समझने में परेशानी होता, इसलिए बीच में इस स्टेप को भी लिख दिए। तो पहले ये कंपाउंड बनेगा, है ना। अब इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन, एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, सैलिसैलिडिहाइड बन गया। इससे पहले वाले मॉलिक्यूल में कोल्बेज रिएक्शन में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ OH था। यहाँ पर OH है लेकिन यहाँ पर अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसका नाम है सैलिसैलिडिहाइड। हम इस रिएक्शन को लिखते समय ये वाला हिस्सा हटा सकते हैं, हम लोग सीधे यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, जैसे नीचे देखिए लिखे हुए हैं। जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो पहले ये मॉलिक्यूल बनेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, डाइल्यूट एसिड से कराएंगे रिएक्शन, तो सैलिसैलिडिहाइड बन जाएगा। हम इसका भी मैकेनिज्म आप लोग को बता सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है ना। चलिए बताते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको स्पीड में बताएंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो हमारा फिनॉल है, ये बेंजीन का रिंग, यहाँ OH, फिनॉल को सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ बेंजीन का रिंग है ना, ऑक्सीजन। मैकेनिज्म लिखते समय हम लोग को लोन पे दिखाना पड़ता है, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ जाएगा सोडियम प्लस और बाहर निकल जाएगा H2O। अब अगला स्टेप में क्या, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल तो यहाँ यूज हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, Cl 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 और यहाँ पर H। अब जब ये इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जब ये टूटेगा तो सोडियम प्लस और OH माइनस भी टूटेगा। देखिए हमारा OH माइनस आयन है। अभी क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का जो H होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, मतलब ये लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देगा। जब इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा तो यहाँ Cl C Cl Cl, यहाँ लोन पेयर नेगेटिव आ जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा, है ना। अब यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो हमारा Cl है, Cl एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब इन तीनों में से कोई एक Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, ये बॉन्ड पेयर को अपने पास खींचेगा। इससे क्या होगा, यहाँ Cl रहेगा C, यहाँ Cl। जब देखिए जब ये बॉन्ड मेरा टूटेगा, अभी कार्बन पे यहाँ एक लोन पेयर है और साथ में माइनस चार्ज भी है, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, है ना। इसके पास आएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब ये जो Cl माइनस है, देखिए हम यहाँ पर OH माइनस लिए हैं, तो OH माइनस के पास तो सोडियम प्लस भी था, तो वो सोडियम प्लस और ये Cl माइनस मिल करके NaCl बन करके बाहर निकल जाएगा, NaCl बन करके बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन इसका नाम है। ये अटैक करेगा सोडियम फिनॉक्साइड पर, इस मॉलिक्यूल पर ये जाएगा अटैक करने के लिए। किस प्रकार से अटैक करेगा, देखिए बेंजीन का रिंग है ना, यहाँ पर O, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, माइनस चार्ज, और यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ पर H लगा हुआ है, और ये कार्बन, एक Cl, दो Cl, और यहाँ पर लोन पेयर भी है। अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर किस प्रकार से होगा, ये डाइक्लोरोकार्बिन है। तो फिर यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ से एक लोन पेयर को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड, और यहाँ प्लस और यहाँ देंगे माइनस। एरो को भी हटा देते हैं, थोड़ा फीका हम लिखे जानबूझ करके। देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फिर मेरा सोडियम प्लस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अभी सोडियम प्लस वहाँ से निकल चुका। अब जब इसको यहाँ हम शिफ्ट करेंगे
तो ये बॉन्ड फिर यहाँ से हट जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। एरो को भी हटा देते हैं। देखिए इस कार्बन के पास 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको ये कार्बन चाहेगा, मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों बिंदु मिटा रहे हैं और यहाँ कार्बन के साथ देखिए बॉन्ड बना दिए। इस बॉन्ड के बनने का दोनों इलेक्ट्रॉन ये दिया, तो जो देगा वहाँ प्लस और जहाँ पर आएगा वहाँ माइनस। अब देखिए इस कार्बन का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ से ये हट गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, है ना, और ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा दिए और यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा एक लोन पेयर। इस एरो को हम लोग हटा देते हैं। इसको समझने का आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, है ना। अब ये जो H+ निकला वो कार्बन के पास अटैक करेगा, यहाँ माइनस चार्ज है, माइनस यहाँ भी है। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन के पास। देखिए यहाँ पर आ गया H+, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको हटाएं और हाइड्रोजन के साथ हम लोग बॉन्ड बनाएं। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। और थोड़ी देर पहले यहाँ से हम लोग सोडियम प्लस निकाले थे बाहर, वो सोडियम प्लस फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो पहले ये मॉलिक्यूल बनेगा, इसी को हम यहाँ पर रिएक्शन में घेर के लिखे हुए हैं। जो मैग्नीज में यहाँ पे है देखिए यही मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है घेर करके, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो जो अभी आपको रफ में समझा रहे थे वो सब पाथ को फॉलो करते हुए पहले ये मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं वो अभी इसके साथ करेगा रिएक्शन, है ना। यहाँ से Na और Cl बाहर निकल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर NaOH, है ना। यहाँ से Cl और यहाँ से सोडियम NaCl के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा OH। उसी प्रकार से यहाँ से Cl और यहाँ से सोडियम NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा OH, है ना। और हम जानते हैं कि सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकता है, तो फिर यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ बेंजीन का रिंग रहेगा, यहाँ पर ONA है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। जब ये वाटर के रूप में बाहर निकलेगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये H यहाँ पे लगा हुआ है ना। देखिए चीज़ बन जाएगा, देखिए ये जो मेरा अनस्टेबल बना हुआ है, फिर NaOH से करेगा रिएक्शन, यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से NaCl 2 NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ आएगा OH, तो फिर यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, तो मेरे यहाँ अल्डिहाइड बन जाएगा जैसे कि यहाँ पर हम लोग बनाए हुए हैं। अब हमको सोडियम को हटाना है, इसी के लिए हम लोग इसको फिर एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन। तो NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H। देखिए HCl से कराएंगे रिएक्शन, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, तो मेरा सैलिसाइल अल्डिहाइड बन गया। तो ये जो मैकेनिज्म समझाए वो याद करना मुश्किल है। हाँ चलिए, आप लोग को याद भी नहीं करना है, आप लोग चूँकि नोट्स आएगा लिखने के लिए, आप लैंग्वेज याद कीजिएगा और ये रिएक्शन याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग फिनॉल का। ये लास्ट रिएक्शन है, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार के हेडिंग हम लोग हैलोएरिन क्लोरोबेंजीन में भी दिए थे, है ना। यहाँ पर फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बिल्कुल हूबहू इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखे थे उसी प्रकार से फिनॉल का भी लिखाएगा। थोड़ा सा हम रफ में लिख करके दिखा भी देते हैं आप लोग को फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है ना। अभी ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट करेगा। ये फिगर हम इसको देख के बनाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इसको हम लोग कुछ नहीं किए। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अगला फिगर इसको देख करके बनाएंगे। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, लोन पेयर प्लस। फिर क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अगला फिगर हम इसको देख करके बनाएंगे।
यहाँ बेंजीन का रिंग, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। अब लास्ट में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वापस यहाँ चल जाएगा, तो फिर से हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि पहला स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, फिर से घूमते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इससे यहाँ पर आएगा। ये हमारा फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और देखिए, कार्बन का चेन है और मान लीजिए यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा। इस घटना को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि OH ग्रुप अपनी ओर खींच रहा है कार्बन के चेन से बाहर की ओर, इसको बोलते हैं -I इफेक्ट। ठीक है, तो फिनॉल में दो प्रकार का इफेक्ट काम कर रहा है। एक तो ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, इसको बोलेंगे हम लोग -I इफेक्ट, चूँकि बेंजीन के रिंग से बाहर खींच रहा है। और देखिए, रेजोनेंस के चलते भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बेंजीन के रिंग की ओर हो रहा है, इसको कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। इसको हम M से इंडिकेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है बाहर से रिंग की ओर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बेंजीन के रिंग से बाहर की ओर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेंजीन से बाहर जा रहा है कि बाहर से बेंजीन में आ रहा है, कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ बाहर वाले ग्रुप में प्लस आया और बेंजीन के रिंग में क्या आ रहा है? माइनस। केमिस्ट्री में माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जाना। क्योंकि बाहर में प्लस है, रिंग में माइनस है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर आ रहा है। अगर रिंग में प्लस होता और बाहर माइनस होता, तो समझिए रिंग से बाहर की ओर जा रहा होता। जब ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों काम कर रहा है फिनॉल में। एक्सपेरिमेंटली जब इन दोनों इफेक्ट का प्रभाव को देखा गया, तो +M जो था, +M ज़्यादा प्रभावशाली था -I से। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है 10% अपनी तरफ, 10% कितना खींच रहा है? 10%। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट के चलते बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है मान लीजिए 15%। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों प्रभाव को मिला के देखते हैं, तो OH ग्रुप 10% इलेक्ट्रॉन खींचा इंडक्टिव इफेक्ट के चलते, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट के चलते 15% इलेक्ट्रॉन दिया। तब भी ओवरऑल बेंजीन के रिंग को इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? तो हम देखेंगे कि 5% का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर 10 रुपया लिया और 15 रुपया दिया तो 5 रुपये तो ज़्यादा दिया। तो OH ग्रुप बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ, ये थ्योरी में ये सारी बातें लिखी हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन फिनॉल OH group has minus inductive effect and plus mesomeric effect, but plus M effect is stronger than -I effect. Therefore, OH group is overall an electron donating group. मैंने OH ग्रुप कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, क्योंकि अगर 10% खींचा और 15% दिया तो ओवरऑल बेंजीन के रिंग को 5% इलेक्ट्रॉन OH ग्रुप दे रहा है ना। तो therefore OH group is overall an electron donating group and it increases the electron density in the benzene ring of phenol. और यह फिनॉल के बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। अतः 10 OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH ग्रुप कैसे ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप, उत्तेजित करने वाला ग्रुप, क्षमता को बढ़ाने वाला ग्रुप है। साथ ही साथ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि OH ग्रुप के चलते जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की रिंग में आ रहा है वो ऑर्थो पे आया, पारा पे आया और फिर ऑर्थो पर आया, मेटा पर कभी भी नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल के बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मेटा की तुलना में क्या होगा? अधिक। और इसीलिए जब कोई इलेक्ट्रोफाइल कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, अर्थात वैसा जाति जिस पर प्लस चार्ज हो। जब इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पर अटैक करने के लिए आएगा तो ये ऑर्थो, मेटा और पारा में ऑर्थो और पारा पे अटैक करना पसंद करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला ग्रुप है। तो जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा वहाँ अटैक करेगा। तो चूँकि रेजोनेंस के चलते देखिए ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है, इसलिए
आने वाला इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के बेंजीन के रिंग के ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ लैंग्वेज पढ़िए आप। एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस ऑफ फिनॉल इज ग्रेटर दैन दैट ऑन मेटा पोजिशन ड्यू टू रेजोनेंस। साथ ही साथ रेजोनेंस के चलते मेटा पोजिशन की तुलना में फिनॉल के ऑर्थो और पारा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो रहा है, अधिक। इसलिए द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के ऑर्थो और पारा पोजिशन पर अटैक करेगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला, OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज एन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप विद एक्टिवेशन। मतलब ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल का ये जो OH ग्रुप है, ये बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो और पारा पर अटैक करने के लिए प्रेरित करेगा, मेटा पर नहीं। ये तो थ्योरी हो गया कि फिनॉल में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो ऑर्थो और पारा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा, है ना। अब आगे हम देखेंगे सम कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नंबर 1 है ब्रोमिनेशन। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसमें लैंग्वेज नहीं आता है लिखने के लिए, है ना, ये रिएक्शन आता है लिखने के लिए। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, जब फिनॉल को हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन। देखिए फिनॉल को अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ब्रोमीन मेरा ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पारा है, ये ऑर्थो है, सारे के सारे ऑर्थो और पारा पे ब्रोमीन एक साथ आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन के रिंग को इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी क्षमता को बढ़ा दिया है, इसलिए एक साथ ब्रोमीन तीनों स्थान पर आ गया। हम चाहते हैं कि ब्रोमीन सिर्फ एक ही स्थान पर आए, है ना, या तो ऑर्थो पे आए या तो पारा पर आए, मतलब मोनो ब्रोमोफिनॉल बने, एक ब्रोमीन वाला फिनॉल बने। तो इसके लिए हमको थोड़ा कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बट व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस a mixture of ortho and para bromophenol is obtained। तो अगर हम लोग फिनॉल को ब्रोमीन के साथ कराएंगे रिएक्शन, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और साथ में हम लोग सॉल्वेंट के तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड का प्रयोग करेंगे, देखिए ब्रोमीन मेरा या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पारा पे आएगा, मेटा पे नहीं जाएगा तो हमेशा ऑर्थो और पारा पे ही जाएगा। ऑर्थो और पारा पे क्यों जाएगा इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर बनेगा, लेकिन इन दोनों में जो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल हो वो माइनर कम मात्रा में बनेगा और पारा वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन पर अल्कोहल था उसके बगल में ब्रोमीन को आना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जिस कार्बन पर OH ग्रुप था उसके अपोजिट साइड में ब्रोमीन को आना पड़ा। तो इन दोनों में आपस में धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर मान लीजिए कि ये बेंच है ना, एक बेंच यहाँ डेस्क है और इधर से जाने का रास्ता है। अगर इस बेंच पे एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और इस बेंच पे अगर एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, जो बाहर से जो बच्चा आएगा वो यहाँ ना बैठ करके यहाँ बैठना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि अगर एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसको यहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम होगा, इसके चलते इसको कम जगह स्पेस मिलेगा। लेकिन इस बेंच में जो बच्चा बैठा हुआ बिल्कुल इस किनारे में बैठा हुआ है, यहाँ काफ़ी स्पेस खाली है, तो इसको यहाँ बैठने में आपत्ति नहीं होगा। मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो इस पोजीशन को प्रीफर करेगा। बस वही कहानी यहाँ पर है। OH ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन में ब्रोमीन जब आएगा तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इस वजह से ऑर्थो की तुलना में पारा ब्रोमोफिनॉल ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, नंबर 2 है हमारा नाइट्रेशन। चूँकि वीडियो का लंबाई ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, है ना। धन्यवाद।